गुड मॉर्निंग क्लास 12th। मैं आशा करती हूँ आप सब परिवार सकुशल होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन का पालन करते हुए ही आपने अपने घर में रहकर पढ़ाई करनी है। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर चल रहा था सारणिक, उसमें से आज आपको सिखाऊंगी सारणिकों की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय को हल करना। रैखिक समीकरण निकाय आप 10th में आज अच्छे से सीख चुके हो। x + y = 6 है, 3x + 2y बराबर आपके पास 9 है। तो आपसे कहा जाता है इनको हल करके x और y के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आप प्रतिस्थापन विधि करते थे, प्रचुरगुणन विधि करते थे, विलोपन विधि करते थे, लेकिन यही आपकी समीकरण निकाय कहलाती है। अब इन समीकरण निकाय को आपको इन किसी भी विधि से सॉल्व नहीं करना है, आपको इनको सॉल्व करना है सारणी की सहायता से। उससे पहले आपको इनको हल करने से पहले एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि समीकरण दी गई समीकरण निकाय संगत है या असंगत। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है या नहीं है के लिए पढ़ी थी। कंडीशन क्या थी? आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा तो डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। आव्यूह व्युत्क्रमणीय नहीं होगा यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 के इक्वल आ जाए। तो इसी का यूज़ करते हुए आपने संगत असंगत बताना है। तो इसके लिए संगत के लिए कंडीशन कहते हैं कि यदि दिए गए समीकरण निकाय का हल निकल जाए तो समीकरण संगत होगी। हल निकलने का मतलब है कि दिए गए समीकरण निकाय में आव्यूह ए का मान के डिटर्मिनेंट का मान 0 के इक्वल नहीं आएगा तो समीकरण निकाय कैसी हो जाएगी? संगत। और असंगत के लिए डिटर्मिनेंट ए का मान अगर 0 के इक्वल आ गया तो असंगत, यानी इस समय समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं निकलेगा। अब इसी में आपको सारणिकों की सहायता से समीकरण निकाय को हल करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी आपको सारणिक दी होगी, जो भी आपको आव्यूह दिया होगा, समीकरण निकाय दी होगी, जो भी आपको समीकरण निकाय दी होगी, उन समीकरण निकाय को सबसे पहला स्टेप होता है ax = b के रूप में लिखना। यानी दी गई समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा जाता है। अब आप कहेंगे इसमें a क्या है, x क्या है, b क्या है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, x + y = मैंने कह दिया 5, 2x + 3y = मैंने कह दिया 6। अब इसमें से देखिए x के गुणांक दोनों के क्या हैं, एक का 1 है, दूसरे का क्या है, 2 है। y का गुणांक क्या है, 1 और 3, राइट। अचर पद क्या है, 5 और 6, और चर राशियाँ क्या है, x और y। अब इन सबको अलग अलग आव्यूह के रूप में लिख दो, या आव्यूह के चिन्ह लगा दीजिए। तो इसमें क्या कहते हैं, x और y के गुणांकों से मिलकर बनने वाला आव्यूह आपका हो जाता है a। अब मैं यहाँ सिर्फ x और y इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने 2 चर वाली समीकरण निकाल ली है। अगर 3 आएंगी तो यहाँ पर 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने कहा अचर पद, यानी 5 और 6 से मिलकर बनने वाला आव्यूह हो जाता है p, और x और y हो गया कैपिटल X। तो ये समझ में आ गया होगा कि दी गई समीकरण निकाय को सबसे पहले ax + b के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर ax = b के रूप में लिखते हैं, जहाँ आपका a x y या x y z के गुणांकों से मिलकर बनने वाला आव्यूह होता है, b अचर पद से मिलकर बनने वाला आव्यूह, और x चर राशियों से मिलकर बनने वाला आव्यूह। अब आपने एक चीज़ और कहा कि हमने इस समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखा हमने, यानी इसमें एक्स वाई या एक्स वाई जेड का मान निकालना होगा। एक्स वाई का मतलब हो गया एक्स आव्यूह का मान निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a इन्वर्स से इंटू कर देते हैं। करा a इन्वर्स से इंटू, राइट। फिर इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था a इन्वर्स a क्या होता है, i। तो i × x = कितना होगा, a इन्वर्स b, राइट। अब इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि किसी भी तत्सम आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करेंगे तो वही आव्यूह आता है, मीन्स x। तो x का मान कितना हो गया, a इन्वर्स b। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर आव्यूह a का इन्वर्स ज्ञात करना है, जो कि आपने पढ़ा था फॉर्मूला a इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a, राइट। इससे पहले आधी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को पूरा समझा देती हूँ।
तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक समीकरण 3 समीकरण निकाली हैं 3 चर राशि वाली। -4x + 2y - 9z = 2, 3x + 4y + z = 5 और x - 3y + 2z = 8। इसमें मैंने पहला स्टेप कहा था जो भी समीकरण निकाय होंगी 3 या 2 जितनी भी समीकरण होंगे उस समीकरण निकाय में उनको हम सबसे पहले किस रूप में लिखेंगे, ax + b के रूप में लिखेंगे, राइट। जहाँ हमने क्या कहा था, a एक्स वाई जेड के गुणांकों से मिलकर बनने वाला अवयव। तो निकालते हैं। पहले में x का गुणांक -4, दूसरा 3 और तीसरे में x का गुणांक 1 है तो लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरे में y का गुणांक 2, पहले में y का गुणांक 2, दूसरे में 4 -3 यहाँ लिखा। और ऐसे ही z के गुणांक -9, 4 और -3, सॉरी -9, 1 और 2, राइट। यहाँ तक हमने लिखा। फिर उसके बाद मैंने कहा था जो b अवयव होता है वो अचर पद यानी 2, 5, 8 से मिलकर बनने वाला अवयव हो गया। और उसके बाद x जो होता है वो चर राशियों से मिलकर बनने वाला अवयव। फिर अगला स्टेप था हमने a इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट a का मान चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर r1 के सापेक्ष इसका प्रसरण किया जिसका मान 63 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो समीकरण निकाय कैसा हो गया, संगत। तो आपके 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा एक्सरसाइज जब आप करेंगे 4.6 कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत। तो आपने वहाँ पर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालनी है। अगर वो 0 के इक्वल आती है तो असंगत, 0 के इक्वल नहीं आती है तो संगत। तो ये तो संगत हो गया। संगत है इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है, व्युत्क्रमणीय है। तो इसके लिए हम इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम सहगुणनखंड निकालते हैं। तो सहगुणनखंड निकालना मैंने आपको इससे पहले भी सिखा दिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले वाले एलिमेंट का सहगुणनखंड निकाल लें यानी A11। कैसे निकलेगा, उस एलिमेंट से जाने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो -1 की पावर +1 + 1, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा 4 - 3, 1 और 2 सॉल्व करेंगे। ऐसे आप ए के सभी क्या निकाल लोगे, सहगुणनखंड निकालेंगे। नेक्स्ट उसके बाद सहगुणनखंड निकालने के बाद हमने कहा था एडजॉइंट ए के सहगुणनखंडों से मिलकर बने अवयव के का परिवर्त अवयव होता है। तो मैंने यहाँ पर एक अवयव बी ले लिया जो सहगुणनखंडों से मिलकर बना है यानी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ सब आपके कैपिटल लेटर होंगे। तो अब हमने कहा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब क्या हो गया, बी डैश का मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर मिल गया एडजॉइंट ए का मान। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कल, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो मैंने एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट यानी 63 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर अभी मैंने आपको सिखाया था कि सिंस x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है तो ए इनवर्स और बी की वैल्यू रखी, हमने अवयव को आपस में गुणा कर दिया, इस अवयव को इस अवयव से गुणा कर दिया और लास्ट में उसको 63 से क्या कर दिया, प्रत्येक पद डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो कैपिटल एक्स की वैल्यू आई वो आ गई अवयव 7 -3 एंड -4। तो अब कैपिटल एक्स किसके इक्वल था आपको पता है, अवयव एक्स वाई जेड के। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू -4। अगर आप ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से पूछ लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन आप सॉल्व करें, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना।